हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालकों, आज अपन कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगला पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है, आई बटन में वीडियो लगा दूंगा, जाके देख लेना, क्योंकि इसके अंदर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर कर लिए हैं। आज अपन आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, जहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो भैया चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला डिसीजन हम देख रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि पैसा कहां पर लगाना है। ध्यान से समझना, सबसे जरूरी यही होता है। क्यों होता है वो समझो। इट इज रिलेटेड टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट इन विच द फंड विल बी इन्वेस्टेड टू ब्रिंग मैक्सिमम बेनिफिट। ये बहुत जरूरी है कि हम पहले से देखें किस प्रकार के हमें एसेट खरीद रहे हैं, या कितना पैसा उन एसेट्स को खरीदने में लगेगा, ताकि हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले। फर्म इन्वेस्ट इन फंड इन, जो फर्म जो है वो अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करती है इन एक्वायरिंग आइदर फिक्स्ड एसेट, या तो हम फिक्स्ड एसेट को खरीदने में पैसा लगाएंगे, और हमें पैसा चाहिए फॉर वर्किंग कैपिटल, मतलब डे टू डे रिक्वायरमेंट को पैसा चाहिए। या तो हमें लंबे समय के लिए पैसा चाहिए होगा, जहां हम कोई एसेट खरीदेंगे, कोई बिल्डिंग खरीदेंगे, कोई मशीन खरीदेंगे जो बहुत महंगी होगी, जिसपे हमें 5-10 साल के लिए पैसा चाहिए होगा, तो बड़ी लोन से लें या किसी से भी लें, और उसका रिटर्न आने में टाइम लगेगा। दूसरा तरीका होता है कि सर हमें पैसा चाहिए यार, अगले 2 महीने कैसे चलाने, उसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा हमने जहां लगाया है वहां से 3-4 महीने बाद आएगा, तो अभी ये 2 महीने के लिए हमें रनवे चाहिए। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट यानी कि लॉन्ग टर्म के बारे में, तो उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन? इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जब हमें यह सोचना पड़ता है कि भाई लंबे एसेट में पैसा लगाना है, क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना है, तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, क्योंकि ये बहुत मोटे अमाउंट का कैपिटल का बजट खा जाता है। भाई बहुत ज्यादा पैसा लगता है ना लॉन्ग टर्म एसेट में। ऐसा तो है नहीं 5 रुपए का एसेट आ जाएगा, 5 रुपए की बिल्डिंग आ जाएगी, बहुत महंगी होगी। तो इसलिए मेजर अमाउंट, मेजर चंक जो है वहां हमारा लग जाता है। अब सर जब हम इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती होंगी ना, कि किस चीज में लगाएं, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। अच्छा, इसमें लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो सर कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको हमें पहले देखना चाहिए जब हम पैसा किसी भी नए मशीन को, या नई बिल्डिंग को, या नई प्रॉपर्टी को खरीदते समय लगाने वाले हैं? तो पहली चीज जो देखनी है वो ये है कि कैश फ्लो कितना है। जहां पैसा लगा रहे हो वहां कितने पैसे की जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक बार पैसा डालो और उसके बाद पैसा आता ही रहेगा, जाएगा नहीं। ठीक है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, रिटर्न पता नहीं कब आएगा। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा डालो, फिर आएगा, फिर डालना पड़ेगा, फिर आएगा, फिर डालना पड़ेगा, फिर आएगा, मतलब चलता रहेगा। तो सबसे पहली चीज जो फर्म देखती है वो ये देखती है कि जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं उसमें कैश फ्लो कितना होगा। अगर 2 प्रोजेक्ट मेरे सामने है, एक है जिसमें कैश फ्लो नहीं है, यानी कि पैसा लगा और गया, अब आएगा कभी 10 साल 20 साल बाद, और दूसरा है जिसमें कैश फ्लो है, भाई ठीक है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई अभी इसमें लगा देते हैं, क्योंकि मेरे को अभी पैसे की ज्यादा जरूरत है। तो ये देखना कि 2-4 प्रोजेक्ट जितने भी अपने सामने हैं उनमें से कैश फ्लो किस में अच्छा है। ठीक है, कैश फ्लो के अलावा दूसरी चीज जो हम दिमाग में रखते हैं वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई जब मैं पैसा लगाऊंगा तो रिटर्न कितना आने की उम्मीद है। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 10 करोड़ रुपए लगेंगे और रिटर्न में मेरे को 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें 10 करोड़ लिख रहे हैं और 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा भाई यार ये वाला प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा लगा है। ठीक है, देखो किसी भी एक फैक्टर पर डिसीजन नहीं लिया जाता, सारे फैक्टरों को देखा जाता है, फिर उनमें से जो सबसे बेहतर ऑप्शन निकलता है उस पर हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल भाई एक प्रोजेक्ट है ए जिसपे आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट है बी जिसपे आपको 15% रिटर्न मिल रहा है। तो हम अगर सिर्फ इसकी बात करें तो हम बोलेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो भाई प्रोजेक्ट नंबर बी ठीक है। हम सारे फैक्टरों पे चेक कर रहे हैं कौन सा प्रोजेक्ट में कौन सा काम सही रहेगा। भाई 2 प्रोजेक्ट अगर आपने पास है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, तो हम पहले देखते हैं भाई कॉस्ट के हिसाब या कैश फ्लो के हिसाब से दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट सही है। तो हमने कहा भाई ये सही है। दूसरा हमने बोला कि भाई आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये नहीं, ये वाला सही है। तो कंपनी ऐसे एक पूरा चार्ट बनाती है। तीसरी चीज जो देखी जाती है वो है रिस्क।
भाई जब हम पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क भी तो होगा, रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। भाई रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, पर रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं मान लो एक जगह पैसा लगा रहा हूं जहां से पैसा या तो आएगा बहुत सारा या फिर डूब जाएगा, या तो विन होगा या लूज होगा। और दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें आता तो रहेगा, बेसिक फ्लो तो चलता रहेगा। तो अभी अगर मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है या मेरे को पैसा बहुत जोर लगा के ढूंढना पड़ रहा है, तो मैं भाई इस वाले में जाऊंगा, क्योंकि यहां से रिस्क थोड़ा सा कम है, तो रिस्क के हिसाब से देखा जाता है। चौथी चीज कि सर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, जैसे लेबर मशीन, किस में पैसा जाने वाला है, ठीक है, कितनी चीजें लगेंगी, कहां कहां से आएंगी, ठीक है, कौन कौन सी चीज में पैसा जाने वाला है। जैसे एक है जिसमें पैसा गया पर ऐसी चीज में पैसा चला गया जिससे रिटर्न कुछ नहीं आना, और कल को अगर धंधा बंद भी हो गया तो मैं उसको बेच ही नहीं सकता हूं, एक ऐसा प्रोजेक्ट है। दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट है भाई जिसमें पैसा तो लग रहा है पर उसको पैसे को लगाने के बाद मुझे मिल रहे हैं एसेट, ठीक है, मशीनें आ रही हैं। अब वो मशीन को अगर कुछ नहीं भी चला तो भी मैं वापस बेच सकता हूं, तो यार ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो लेबर मशीन और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको देखनी पड़ती। अब सर एक बात बताओ, जब आपने कहा इन्वेस्टमेंट करना है तो इतनी सारी चीजें देखनी पड़ रही हैं, तब जाके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अरे शार्क टैंक आपने देखा, वो पेपर पे यही कुछ लिखते रहते हैं कि भाई कैश फ्लो कितना जाने वाला है, रिस्क कितना है, वो सब चीजें एनालाइज करते रहते हैं पेपर पर, और फिर जो है अपना क्राइटेरिया बनाते। सर ये करना जरूरी है क्या? अरे बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। वाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में सोचना। देखो बहुत सारे रीजन है, कुछ 4-5 अपनी किताब में, ठीक है। पहला रीजन, लंबे समय में कितनी ग्रोथ होगी। भाई आज अगर मैं कोई मशीन खरीद लेता हूं तो वही डिफाइन करेगी कि अगले 10 साल में कैसा काम करूंगा या अगले 5 साल में कितना काम करूंगा। फर्ज कीजिए कि भाई हमारा यूट्यूब चैनल है, तो इस पे ये ना ये डिजिटल बोर्ड है, ये कॉस्टली आता है काफी, ठीक है, 1.5-2-3 लाख रुपए का आता है। तो ये मैं बहुत सोच समझ के लूंगा, क्योंकि ये जितना अच्छा होगा, जितना हैंडी होगा, उसके हिसाब से ही मेरे आने वाले 5-7 साल चलेंगे। अगर मान लो कि ऐसा है जिसमें हर एक स्लाइड मुझे लानी पड़ रही है, उसमें बहुत मुश्किल आती है, फोटो खींच खींच के एक लानी पड़ती है, और कुछ लिखना पड़ रहा है तो वो मिटता भी नहीं है, पर वो सस्ता है, तो मैं बोलूंगा नहीं भाई ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ मेरी इसी पे डिपेंड करेगी। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जरूरी इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को डिफाइन करता है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए आपको, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। सेकंड, पैसा बहुत लगता है ना यार, मशीनें हैं, सस्ती तो आएंगी नहीं, तो सस्ती नहीं आएंगी, महंगी आएंगी, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तो ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा टेंशन। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है डिसीजन, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फंड चाहिए होता है। तीसरा रीजन ये है कि भाई इसके अंदर रिस्क है। हम ने पहली बात कर दी, आप 10 लाख लगा रहे हो तो 10 लाख का रिस्क है, 1 करोड़ लगा रहे हो 1 करोड़ का रिस्क है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए डिसीजन के बारे में इतनी बातें होती हैं कि कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 50 बार देखो, 50 बार पूछो। और चौथा, इरिवर्सिबल है भाई साहब, मैंने अगर ये खरीद लिया ना एक बार, तो वापस नहीं बिकेगा, और बिकेगा तो सेकंड हैंड में जाएगा। तो एक बार डिसीजन लेने के बाद वापस बायबैक नहीं होगा इस चीज का। तो इसलिए ये डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है, सबसे जरूरी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर पीछे मुड़ के देखने की ऑप्शन ही नहीं होता। समझ में आ गया? चलिए, तो पहले डिसीजन के बाद अब अपन ने सोच लिया कि मान लो हमें चाहिए 10 करोड़ रुपए, हम लगाने वाले हैं प्रोजेक्ट नंबर ए में। अब सवाल उठता है कि सर ये 10 करोड़ रुपए आएंगे कहां से? तो चलिए बात करते हैं दूसरे डिसीजन की, जिसका नाम है फाइनेंसिंग डिसीजन। हमारी टीम से भी गलती हो गई, मुझे लगा ही था कि इनसे होगी। क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि पैसे को फाइनेंस कहां से करना है, पैसा लेके कहां से आना है। अब देखो, जब भी पैसा लाने की बात होती है तो दो ऑप्शन आपके पास है। ये आप क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 में बिजनेस फाइनेंस के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना, आपका चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसके अंदर पढ़ चुके हो। सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। तो जब हमें पैसा चाहिए तो दो ऑप्शन हमारे सामने खुलेंगे, एक होगा इक्विटी यानी कि मालिकों का पैसा, और एक होगा टेकिंग लोन्स एंड एडवांस। या तो आप बैंक के पास जाओ, उनसे लोन ले लो, जिसको हम बोलते हैं डेट। क्या बोलते हैं? डेट। अब इसमें बी जो है वो साइलेंट है, तो या तो आप डेट ले लो, या फिर क्या कर लो, या फिर आप इक्विटी पे पैसा लो, यानी कि आप जाओ बाजार में, बोले हमारे पास कंपनी है, हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम नए शेयर बाजार में डाल रहे हैं और शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हैं। अब देखो, दोनों के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है। अगर हम शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं, मतलब मैंने बोला कि नए शेयर इशू कर दो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब शेयर होल्डर पैसा लगाएगा तो पहली बात तो प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी लेगा, थोड़ा सा मालिकाना हक भी आ जाएगा, है ना। तो मैं ज्यादा प्रॉफिट भी कमा लूंगा तो भी मालिक ज्यादा हो गए तो प्रॉफिट मेरे पास कम ही आएगा।
ठीक है। लोन लेने का फायदा क्या है कि देखो मालिक कोई भी नहीं है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा लोन लेने का ये होता है कि टैक्स जो है ना वो इंटरेस्ट के बाद लगता है। क्या लगता है? इंटरेस्ट के बाद। इसको समझो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है, मैं उसको एक बार यहां समझा देता हूं। देखो कंपनी क्या है, जब पैसा बनाती है, जो प्रॉफिट बनाती है उसको बोलते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले हमारे पास कितना पैसा है। ठीक है। उसके बाद कंपनी उसमें से देती है भाई इंटरेस्ट। मैंने कहीं लोन लिया है तो मैं उसमें से इंटरेस्ट दे दूंगा। ठीक है। जो बचेगा उसको बोलते हैं ईबीटी, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट आपने दे दिया, देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इसमें से इंटरेस्ट निकल गया तो बचा क्या? अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है। अब लगेगा टैक्स। यहां से जो टैक्स की रेट होती है एज पर जो गिवन रेट होगी उस पर आप टैक्स लगाओगे। जो बचेगा उसको बोलते हैं ईएटी, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स। और यहीं से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है, वो लिख लो अभी से ताकि आगे भी काम आ जाएगा। उसको अपन कहते हैं ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर। मुश्किल नहीं है, देखो बहुत आसान है। फर्ज कीजिए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि भाई मेरी अर्निंग 1 करोड़ रुपए हुई है, 10 लाख लोगों में बांटनी है, तो आप क्या करोगे? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख, बस इतना ही होता है, सिंपल सा। तो भाई आपकी जो बची हुई अर्निंग वो क्या हुई? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। जितने शेयर हैं उनके हिसाब से बांट दो, तो इससे आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर को कितने पैसे मिल रहे हैं कमाई की। अब सुनना, इंपॉर्टेंट दोनों डिसीजन की समझिए। अगर मैं इक्विटी लेता हूं, मान लो लोन नहीं ले रहा हूं, तो क्या होगा? यहां से पैसा खत्म हो जाएगा, मेरे को ब्याज नहीं देना, तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा। जब मुझे इंटरेस्ट नहीं देना तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट हटेगा ही नहीं उसमें से। बट नुकसान क्या है कि यहां पर मेरे नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी बढ़ जाएंगे, तो पैसा ज्यादा लोगों में बटेगा। तो फायदा भी है इसका, ये बच गया, पर नुकसान है ये बढ़ गया। ठीक है। अगर मैं लोन लेता हूं तो फायदा क्या होगा? देखो फायदा ये होगा कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर नहीं बढ़ेंगे, तो पैसा कम लोगों में बटेगा। नुकसान क्या होगा कि यहां पर इंटरेस्ट आ जाए। तो कंपनी को बड़ा दिमाग लगा के ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि साहब एट द एंड ऐसा क्या करे जिससे ईपीएस बढ़ जाए। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि वेल्थ बढ़नी चाहिए, अर्निंग पर शेयर बढ़नी चाहिए, या शेयर होल्डर के पास पैसा ज्यादा पहुंचना चाहिए। ठीक है। तो वो कब पहुंचेगा? जब आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। तो कंपनी क्या करती है? सारे ऑप्शन चेक कर लेती है। ऑप्शन नंबर ए, यार आधा पैसा इक्विटी से लेते हैं, आधा डेट से लेते हैं, तो उसको इस फॉर्मूले में पुट करके देखती है अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है। सारा इक्विटी से ले लेते हैं तो कितना आ रहा है, सारा डेट से ले लेते हैं तो कितना आ रहा है, फिर उनमें जो सही लगता है उसके हिसाब से वो डिसीजन ले लेती है। ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, इनमें से हमें किसी एक को चूज करना। कंपनी जनरली जो है ना दोनों का मिक्स ही चूज करती है, ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। थोड़ा सा इधर से ले लो, थोड़ा सा इधर से ले लो, दोनों के फायदे दोनों के नुकसान मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। वो एक रेशियो डिसाइड कर लेते हैं। आप लोग जो है ना अकाउंटिंग रेशियो का जो चैप्टर है ना अकाउंट्स में, उसके अंदर पढ़ोगे, जिसको बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है। उस रेशियो का नाम है क्या? डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि डेट अपॉन इक्विटी। कितना लोन लेना है और कितना इक्विटी से लेना है, इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। ठीक है। ये आप अकाउंटेंसी में पढ़ोगे, जिनके पास, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है ना, वो टेंशन मत लो, बस इतना समझ लो कि कितना लोन लेना है और कितना इन्वेस्ट करना है। अब देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है कि मैं कहीं ना कहीं लोन लूं या फिर इक्विटी पे जाऊं। एक तो अपन ने पढ़ लिया कि भाई मेजर फैक्टर जो है वो यही है कि इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं फायदा किससे हो रहा है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? पहला, सर कॉस्ट कितनी लग रही है, कितना पैसा आपको चाहिए भाई, है ना, कितना पैसा चाहिए, उसके पीछे कॉस्ट कितनी आ रही है। लोन लूंगा तो ब्याज देना पड़ेगा, लोन लूंगा तो ब्याज देना पड़ेगा, अब वो कितना पड़ रहा है, क्या मैं प्रॉफिट निकाल पा रहा हूं, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। रिस्क कितना है भाई, अगर मैं, देखो अगर मैंने लोन लिया, पैसा डूब गया तो मैं तो मर जाऊंगा, ब्याज भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा है तो आप बोलोगे यार इक्विटी से ले लो, उनको पैसा वापस नहीं चुकाना। शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, भाई पैसा दे, तुम तो शेयर, बोले पैसा आ गया, बोले वाह ठीक है, बोले पैसा चुकाने की तो बात होती नहीं है। आप अभी, अगर आपने कभी किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आप कंपनी से पैसा नहीं मांगते,
अगर आपको पैसा चाहिए भी तो आप शेयर बेचते हो, कोई और खरीदार उसको खरीद लेता है, कंपनी दूर रहती है। तो इक्विटी से सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिटर्न नहीं करना पड़ता है, बल्कि डेट जो है उसको रिटर्न करना पड़ता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो रिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट, आपकी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है? योर्स, आपकी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, मतलब आपके पास पैसे का क्या चल रहा है। अगर आपकी फर्म ऐसी है जिसमें पैसा आता भी ठीक ठाक है, जाता है, आता है, चलता रहता है, ऐसा नहीं पैसा हमारा रुकता नहीं, ठीक है, तो इस प्रकार की कंपनी जो है ना वो लोन ले लेगी, क्योंकि देखो पैसा आ रहा है तो उससे ब्याज दे देंगे। पर अगर मेरी एक ऐसी कंपनी जिसमें पैसा बहुत रुक रुक के आता है, तो भाई मैं ब्याज नहीं लूंगा, मैं लोन नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो फिर जेब से निकल जाए। तो अगर मेरी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, बेहतर है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं चला जाऊंगा लोन लेने। और अगर मेरी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इक्विटी से पैसा ले लूंगा, शेयर होल्डर से पैसा मांग लूंगा। कंट्रोल कंसिडरेशन, अब ये समझना क्या होता है, जब भी हम लोन लेते हैं ना, तो लोन की एक वजह होती है कि आप लोन क्यों ले रहे हो। फर्ज कीजिए कि मुझे लोन लेना है फॉर परचेजिंग एन एसेट, ठीक है, एक मशीन खरीदनी है भाई। अब कमाल की बात सुनना, होता क्या है, मान लो इस मशीन की कीमत है 10 करोड़ रुपए, या 10 करोड़ का आपको लोन लेना है। ध्यान से समझना, जब आप किसी बैंक के पास जाते हो कि साहब हमें एक मशीन खरीदनी है और उसके बदले में 10 करोड़ का लोन लेना है, बैंक बोलते हैं ठीक है, किससे खरीदनी है, आप बताते हो भाई ये फलाना लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, यूएस में है, मुझे इससे 10 करोड़ की मशीन लेनी। तो कंपनी पता है क्या कर, ये बैंक पता है क्या करता है, वो आपको पैसा नहीं देगा, वो बोलेगा ठीक है आप मशीन खरीद लो, जब मशीन की पेमेंट करनी होगी तो हम एक 10 करोड़ रुपए का चेक बना के इसको दे देंगे। यानी कि ये पैसा कभी आपके पास नहीं आया, बस आपको उस पैसे से जो करना था बैंक ने वो काम करके दे दिया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसी जगह पैसा चाहिए जहां पर आप चाहते हो कि नहीं यार मैं पैसा ले लेता हूं और थोड़ा मैं अपने हिसाब से यूज करूंगा, ठीक है, अभी मैं क्लियर नहीं हूं मुझे कहां से क्या लेना है, पर मेरे को यूज करूंगा अपने हिसाब से, तो आप लोन नहीं लोगे। आप क्या बोलोगे, नहीं भाई मैं तो इक्विटी शेयर के बाद जाऊंगा, क्योंकि वो पैसा देने के बाद पूछते नहीं है कहां गया। जबकि बैंक जो है, अगर मैं लोन ले रहा हूं कहीं से, तो वो तो मेरे से पूछ लेंगे भाई पैसा इसी जगह जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, कंट्रोल कंसिडरेशन। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब चलती फिरती कॉस्ट, ठीक है, जैसे लोन लेने में चक्कर काटने पड़ते हैं, ये पैसा वो पैसा, इसको खिलाना उसको खिलाना, ठीक है, 2-4 चक्कर पानी, ठीक है, ये सारे भी खर्चा होता है। इक्विटी का खर्चा होता है कि भाई बीएससी या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपको अगर लिस्ट करना है, उसके बाद अंडरराइटर अपॉइंट करने हैं, उसके बाद शेयर इशू करने का छोटा मोटा खर्चा, मतलब दोनों ऑप्शंस में छोटे मोटे खर्चे होते ही हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि लोन लेना घर बैठे बैठे लोन आ गया, बहुत सारे खर्चे होते हैं। वैसे इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लेना तो ऐसे ही आ गया, ठीक है। एक चीज समझो, आपको अगर व्हाट्सएप पे ही चलो पकड़ लो, व्हाट्सएप पे भी अगर किसी कंपनी का एक मैसेज आता है ना, तो उसकी भी कॉस्ट टू कंपनी होती है, 35 पैसा कॉस्ट लगता है, मैं भी देता हूँ। आप हमसे जब ये हेल्प बुक लेते हो ना, चाहे हमारी वेबसाइट से ले रहे हो, अमेजोन से ले रहे हो, तो हमारी वेबसाइट से जब भी आप लेते हो तो आपको कंफर्मेशन व्हाट्सएप आएगा कि भाई आपका ये नाम है, आपका हमने ऑर्डर ओके कर लिया। तो उस पर्टिकुलर मैसेज का हमें 35 पैसा देना पड़ता है, किसको, मेटा। तो ये क्या है, ये भी कॉस्ट है। तो छोटी छोटी कॉस्ट सब में इंक्लूड होती है। तो कंपनी देखेगी कि भाई दोनों में से किस में कॉस्ट कम पड़ रही है, कंपैरेटिवली दोनों में से जो सस्ता है उस पर टिक लगाएगी, ठीक है। फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट, आपको कितना पैसा चाहिए आपका बिजनेस करने के लिए, मतलब आपका एक तो हो गया वर्किंग कैपिटल, एक हो गया फिक्स कैपिटल। अगर आपके बिजनेस का फिक्स कैपिटल बहुत ज्यादा है तो भाई इक्विटी ले लो, क्योंकि ये पैसा तो रहेगा ही। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं 30 लाख रुपए लोन ले रहा हूं, जिसमें से 25 लाख रुपए एसेट खरीदने में जाएंगे, तो भाई मेरे पास तो चलत में 5 लाख ही बचा। तो कहीं ना कहीं 2-4 महीने बाद अगर पैसा नहीं बना तो मैं इंटरेस्ट कहां से दूंगा। तो अगर मेरी फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट ज्यादा है तो मैं बोलूंगा कि भाई एक काम करते हैं, इक्विटी लेते हैं। और अगर मेरी फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट कम है कि नहीं भाई पैसा जो ले रहा हूं वो चलता रहेगा, फ्लो में आता रहेगा, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है भाई एक काम करो, आप डेट ले लो। और लास्ट, शेयर मार्केट की कंडीशन कैसी है, मतलब मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड आ रहा है, अप ट्रेंड आ रहा है, यानी कि बियरिश मार्केट है या बुलिश मार्केट है, ठीक है, या सिंपल भाषा में बोले तो रिसेशन है या फिर बूम है, ये देखना। अगर बाजार में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, तो भाई आपके शेयर आएंगे, लोग खरीद लेंगे, उसके बाद शेयर के दाम ऑटोमेटिकली उस ट्रेंड के साथ बढ़ते जाएंगे, ट्रेंड के साथ बढ़ जाते हैं कभी कोई शेयरों के दाम, ठीक है। तो ठीक है आप इक्विटी पे जा सकते हो। पर मान लो कि आपने नए शेयर इश्यू करे, बाजार अभी टूट रहा है, जैसे युद्ध हो रहे हैं कहीं पे, कहीं लड़ाइयां हो रही, कोई मिसाइल गिरा रहा है किसी पे, तो भाई पता है बाजार गिरने वाला, तो आपने मान लो 100 रुपए का शेयर डाला और बाजार गिर रहा है, इस वजह से आपका शेयर 80 का हो गया।
तो भाई ये तो और नुकसान हो गया हमको। ठीक है, तो अगर रिसेशन है तो आप बोलोगे लोन ले लेते हैं, अगर बूम पीरियड है तो बोलोगे इक्विटी के पास चले जाते हैं। समझ में आ गया? अब पैसा आ भी गया, इन्वेस्ट भी कर दिया, तीसरा काम प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट का क्या करें? तो थर्ड डिसीजन आता है आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन सिंपल भाषा में समझे तो रेसिडुअल इनकम, जो बची हुई इनकम है, यानी कि जो प्रॉफिट आपका बच गया है, उस प्रॉफिट का आपको क्या करना है? प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को बांटना है या अपनी ही कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स में लगाना। देखो मेरे पास अगर 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया तो मैं 100 करोड़ रुपए शेयर होल्डर को भी दे सकता हूं। उन 100 करोड़ में से 60 करोड़ रुपए हो सकता है कि मैंने कहा नहीं यार, मेरी तो कंपनी ऐसी है जिसमें अभी और इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि अगले 5 सालों में और अच्छा प्रॉफिट हो, तो मैं उस प्रॉफिट में से, और कहां से लूंगा पैसा? जो प्रॉफिट आया उसी में से लूंगा ना। तो मैंने उस प्रॉफिट में से ज्यादातर हिस्सा इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, शेयर होल्डर को कम पैसा दिया। तो फाइनेंशियल मैनेजर की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो ये देखे कि कितना पैसा मुझे शेयर होल्डर को देना है और कितना पैसा रिटेन करना है, रखना है खुद के पास। ठीक है, इसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम, बची हुई इनकम, जिससे आइदर आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उसका या फिर खुद के पास रखोगे और कहीं और इन्वेस्ट करोगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड, जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास है उसको आप किस तरीके से बांटोगे। ठीक है, अब कंपनी का प्रॉफिट कई लोगों में बढ़ता है। देखो प्रॉफिट हो गया कंपनी को तो जो क्रेडिटर्स को देना पड़ रहा है, ठीक है, एम्प्लॉइज को देना पड़ रहा है, शेयर होल्डर्स को देना पड़ रहा है। कोई पुरानी ऑब्लिगेशन है तो क्रेडिटर की पेमेंट कर दी आपने, ठीक है, एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, कोई और एक्स्ट्रा बोनस दे दिया, ठीक है, और साथ साथ में शेयर होल्डर्स को पैसा दिया। अब ध्यान से समझो, ये जो सरप्लस प्रॉफिट है ये आइदर विल बी डिवाइडेड टू शेयर होल्डर और विल बी केप्ट असाइड एज रिटेन्ड अर्निंग। या तो हम इसको शेयर होल्डर को बांट देंगे या फिर खुद रख लें। अब सिर्फ कितना बांटे या कितना रखें ये फाइनेंशियल मैनेजर कैसे डिसाइड करेगा? तो चलो ये देखते हैं कि डिविडेंड डिसीजन को कैसी कैसी चीजों के हिसाब से तोला जाता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है आपकी कमाई। भाई अर्निंग कितनी हुई है? अगर आपकी अर्निंग ज्यादा हुई है तो ज्यादा बांट, अर्निंग भाई साहब कम हुई है तो कम बांटो, सीधी सी बात भाई, जितना पैसा होगा उतना ही बांटेंगे। सो कंपनी की अर्निंग अगर ज्यादा है तो शेयर होल्डर भी कहीं ना कहीं इच्छा करेंगे ना यार, ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो अगर कंपनी की अर्निंग पहले के मुकाबले ज्यादा हुई है तो कंपनी चाहेगी और शेयर होल्डर भी चाहेंगे कि उनको ज्यादा प्रॉफिट मिले, और कंपनी की अर्निंग अगर पहले के मुकाबले कम हुई है तो शेयर होल्डर भी चाहेंगे कि पैसा कम मिलेगा तो भी वो चै चू नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपकी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। अगर आपके पास कैश फ्लो है, पैसा है पड़ा हुआ, तो ठीक है, अभी जो पैसा है वो बांट दो लोगों में, लोग भी खुश हो जाएंगे, कंपनी के शेयर भी के दाम भी बढ़ जाएंगे, मार्केट में भी अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इंप्रेशन बहुत जरूरी होता है, इंप्रेशन ही जरूरी होता है मैं कहता हूं शेयर मार्केट में। क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि कभी किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो एकदम से शेयर गिर जाता है। अब एक्चुअल में वो रिपोर्ट सही है या गलत, इसकी पुष्टि होने से पहले ही शेयर गिर जाता है। तो इंप्रेशन बहुत जरूरी है, रेपुटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, आपके पास पैसा है, तो ठीक है, बांट दो शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट दो ताकि उनके पास भी पैसा पहुंच जाए। अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है, मतलब प्रॉफिट तो हो गया 100 करोड़ पर भाई रेगुलर पैसा नहीं आता है, साल 2 साल में एक बार पैसा आता है, 6-6 महीने पैसा रुक के आता है, तो भाई इस प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा अपने पास रखो ताकि जब पैसा रुकेगा तब आप काम ले सको, और थोड़ा बहुत शेयर होल्डरों को बांट दो। तो ये देखना कि आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, आपकी ग्रोथ की क्या अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपको लगता है कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैवी हैं, मतलब अभी तो बाजार शुरू हुआ है, अगले 5 सालों में बाजार 100 गुना बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि अगर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप रिटेन्ड अर्निंग को ज्यादा फोकस करोगे कि भाई रख लो, बांटो मत, अभी हमें जरूरत है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो ऐसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ज्यादा ग्रोथ 5-10-20% की जो चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, कोई एक्सपोनेंशियल पावर नहीं आएगी इसके अंदर, कोई एकदम से बूस्ट नहीं आने वाला है, तो आप क्या करोगे? आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बोलोगे कि जाओ ऐश करो। अब देखो ऐश करो का मतलब ये नहीं है कि सब जनता में बांट दिया, कंपनी के मालिक के पास भी तो उसके शेयर है, तो वो भी ऐश ही कर रहा है उससे। ठीक है, एक होता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कुछ कंपनीज ये प्रेफर करती है कि यार हम एक ना ट्रेंड बना लें कि यार हमारा डिविडेंड जो है वो फिक्स है। इससे क्या होता है, शेयर होल्डर को उम्मीद भी रहती है, और दूसरी चीज शेयर होल्डर फुकट की उम्मीदें भी नहीं करता। एक तो ये रहता है कि हाँ भाई डिविडेंड आना है, और ऐसा भी नहीं कि नहीं बहुत ज्यादा ही आएगा, उसको पहले से पता है कि यार कितना आना है, कंपनी थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाती है। इससे क्या है, एक अच्छी इमेज जाती है कि भाई कम प्रॉफिट भी हुआ तो भी हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कभी बहुत ज्यादा दे दिया कभी दिया ही। एक स्टेबल कमाई की तरह लोगों के पास अर्निंग आना शुरू हो जाती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में कंपनी 3 में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कर सकती है।
पहला कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। हमने बोला भाई शेयर की फेस वैल्यू मान लो है 10 रुपए, तो हम हर शेयर पे 1 रुपए का डिविडेंड देंगे, खत्म किस्सा। अब हमें कितना भी प्रॉफिट हो हम 1 रुपए का देंगे, प्रॉफिट कम भी हुआ तब भी हम 1 रुपए का दे देंगे, प्रॉफिट ज्यादा हुआ तब भी हम 1 रुपए का देंगे। ठीक है, ये एक अच्छी पॉलिसी है क्योंकि कम प्रॉफिट होने पे भी लोगों को पैसा मिल रहा है। सेकंड, यार देखो हमें ना 10% ऑफ प्रॉफिट बांट देंगे, खत्म हो गया। भाई जितना हमें मान लो 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो 10 करोड़ बांट दो, 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ बांट दो, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 1000 करोड़ बांट दो। तो भाई जितना भी हमें प्रॉफिट होगा उसका 10% हम बांट देंगे, बाकी 90% रख लेंगे। ठीक है, ये एक पॉलिसी हो सकती है। अभी 10% तो मैंने नंबर लिया है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 70 हो सकता है, जितना भी आप बांटना चाहे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन होता है कंपनी बोलती है भाई हम कांस्टेंट डिविडेंड रखेंगे और अगर बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट हो रहा है तो एक्सटर्नल या एक्सटेंडेड डिविडेंड और दे देंगे। यानी कि हमने कहा कि भाई देखो हमें ना 100 करोड़ तक तो आपको देते हैं कितना, 1 रुपए का डिविडेंड अगर 100 करोड़ तक का प्रॉफिट हुआ, और अगर हमारा प्रॉफिट 100 करोड़ पार चला जाता है तो 1 रुपए प्लस 2 रुपए एडिशनल और दे देंगे हमारा। ठीक है, ये कंपनी पॉलिसी निकाल लेती है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको कोई बताता नहीं है कि ये पॉलिसी है। ठीक है, ये कंपनी इंटरनली अपनी पॉलिसी अपने आप बनाती है जिसको वो फॉलो कर रही होती है ताकि बाजार में अच्छा इंप्रेशन जाए। आपको पता नहीं चलता कंपनी क्या है, तो आप 5-6 साल अगर उसके शेयर होल्डर हो तो आपको पता लगता है कि हाँ भाई क्या है, या फिर आप शेयर खरीदने से पहले देख रहे हो कि पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ, उसने कितना बांटा, तो आपको आइडिया लगता है। बाकी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसको चिल्ला चिल्ला के बाजार में बताया जाए। ठीक है, चौथा फैक्टर इस पर डिपेंड करता है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, यानी फ्रेंड्स ऑफ शेयर होल्डर। भाई मान लो मेरी कंपनी है जिसमें सारे नौजवान हैं, एम्प्लॉय नहीं, जो शेयर होल्डर है उनकी उम्र 20-30 साल 40 साल है, तो अभी उनके पास जिंदगी है, तो वो इस बात को समझेंगे कि अभी ग्रोथ हो रही है, अगले 5 साल बाद पैसा आएगा, वो इस बात को समझ जाएंगे। तो मेरा शेयर होल्डर चाहता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ मिले, तो मैं डिविडेंड कम दूंगा और रिटेन अर्निंग पैसा रख के नए नए प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करूंगा। मान लो मेरा शेयर होल्डर है 55 साल का व्यक्ति, मेजरली 60 साल का व्यक्ति। अब मैं उसको बोलूं देखो भैया हम 10 साल बाद पैसा बनाएंगे, वो बोलेगा बाबूजी मेरे पास जिंदगी 5-7 साल की रह गई है मुश्किल से, तुम 10 साल बाद बनाओगे तो मैं क्या करूंगा उसका। यानी कि अगर आपके शेयर होल्डर की एज ग्रुप ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि भाई हमें आज पैसा दे दो और रिटेन अर्निंग कम रखो। अगर मेरा शेयर होल्डर का एज ग्रुप कम है तो वो इस बात को समझ जाएगी और वो कहेगी कि नहीं भाई रिटेन अर्निंग ज्यादा रख लो, हमें भले ही आज की तारीख में कम पैसा दो। तो आपके शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। मान लो आपके 60 साल के शेयर होल्डर है, आप बोल रहे नहीं हम तो 10 साल बाद देंगे, अभी तो डिविडेंड नहीं दे रहे, जो वो शेयर होल्डर शेयर बेच देंगे तो शेयर का बाजार शेयर का प्राइस जो है वो नीचे आने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि मेजोरिटी लोग 60 साल से ऊपर हैं, तो जो मेजोरिटी चाहेगी वही होगा। टैक्सेशन पॉलिसी, भाई टैक्स क्या कहता है। ठीक है, अभी अपन ने बात करा कि टैक्स के हिसाब से भी जो है अर्निंग पर शेयर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। लीगल रिस्ट्रिक्शन अगर किसी प्रकार के हैं कि भाई लॉ ने कह रखा है कि प्रॉफिट का इतना हिस्सा आपको बांटना है, तो आपको फिर बांटना ही पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट का मिनिमम 2% 5% आपको बांटना है। कंपनी की रेपुटेशन पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी होता है ना कि भाई पैसा नहीं है पर रेपुटेशन बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा, है ना, वो होता है ना कि देख भाई जेब में पैसा नहीं है पर रेपो है यार, भाई नाम खराब हो जाएगा तेरे भाई का, इसलिए कर देते हैं। जिन लोगों ने स्कैम 1992 देखी है तो हर्षद मेहता का एक सीन हुआ था जिसमें ना हर्षद मेहता का नाम खराब किया जा रहा था, तो हर्षद मेहता ने कहा बोले वो कोई दिक्कत नहीं है, नाम खराब कर रहे हैं ना, करने दो, एडवांस पेमेंट कर दो सबको। बोले यार 15 दिन का लॉस हो जाएगा, बोले कर दो, बता दो दुनिया को कि हमारे पास बहुत पैसा है, टेंशन नहीं पैसे की, भले ही नहीं है पर बता दो, तुम तो नाम फैला दो ऐसा। तो रेपुटेशन की वजह से कंपनी ज्यादा शेयर्स, ज्यादा इंटरेस्ट या ज्यादा डिविडेंड जो है बांट देती है। कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, जैसे आपने कहीं से लोन लिया है तो भाई वो कंपनी कह रही है या वो बैंक कह रही है कि भाई पहले लोन की पेमेंट करो फिर चुकाओ। ठीक है, या आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपने कोलैबोरेशन किया है कि भाई इतना पैसा हम देंगे, तो अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट यानी कि कोई फंस रहे हो आप कहीं पे, तो उसके हिसाब से देखो। फिर स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, अगर स्टॉक मार्केट अभी ठंडा पड़ा हुआ है तो भाई रहने दो, ज्यादा देखे कुछ होना नहीं है, बाजार तो गिरेगा ही। अगर स्टॉक मार्केट बूम पे है, पॉसिबिलिटी है कि आपका शेयर आगे बढ़ जाए और ऊपर हो जाए, तो दे दो सारा का सारा पैसा ताकि शेयर के दाम बढ़ जाए। समझ में आ गया। तो ये है वो 3 फाइनेंशियल डिसीजन और उससे रिलेटेड उनके क्या कहते हैं अपन फीचर या फिर इंपॉर्टेंस या फिर फैक्टर अफेक्टिंग। रुको भैया, वीडियो में मजा आया
अच्छी बात है, इस मजा को दुगना करो। और जिन भी लोगों ने अब तक हमारी ये हेल्प बुक की रेंज नहीं ली है, जाके ले लेना। बिजनेस स्टडीज इतने में समाप्त है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इतने में समाप्त है, इंडियन इतने में समाप्त है, और कंप्लीट अकाउंटेंसी इतने में समाप्त है। कंप्लीट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं, जाके जरूर ले लेना, क्योंकि अभी हम इसके साथ चार्ट दे रहे हैं भैया। हर एक चीज का चार्ट आपके पास आने वाला है, यानी कि सारी समस्याओं का समाधान क्यों हो जाएगा। और कोई दिक्कत को परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है, बात कर लेना, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।